हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी फसल विज्ञान। और इस वीडियो में जो है हम आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे और ये 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके लिए रिवाइज में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपको वीडियो हमने पहले कराई थी 5 वीडियो यूपी एजीटीए की, और ये भी आपकी यूपी टीएजी के लिए ही है, और मतलब आप दे तो किसी एग्ज़ाम के लिए भी सकते हैं। तो उसकी हमने जो है आपको पहले 5 वीडियो करा दी थी, जिसमें कि पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया था एमक्यूसी के रूप में। और ये वीडियो जो है हमारे 6 नंबर की वीडियो है, और ये वीडियो डेली आपको 3 PM पर जो है आपको इस चैनल पर मिलेगी। और 4 बजे जो वीडियो आती है आपकी यूपी जीके की, वो आपको 4 बजे मिलेगी। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएंगी। यहाँ से आपके 15 नंबर ये और 25 नंबर आपके हो जाते हैं फसल विज्ञान से, सस्य विज्ञान से या एग्रोनॉमी से, और आपके 20 नंबर हो जाते हैं आपके यूपी जीके से। तो आपका 45 नंबर का तो यहीं पर हम इन वीडियो में आपको करा देंगे। आप इसी चैनल से जुड़े रहें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बता दें कि बच्चे पूछते हैं कि इसका PDF जो है कहाँ पर मिलेगा, तो इसका PDF हम आपको बता दें। पहली बात तो जो इसका लिंक है, जो आपका जहाँ पर PDF मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, वहाँ से जाके आप उसे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। या आप एग्रीकल्चर स्टडी बीके के नाम से आप उसे सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या जो हमारे चैनल का नाम है वही सेम डालकर वहाँ पर शो कर जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो PDF आपको हर वीडियो के वहीं पर मिल जाएंगे। तो वीडियो की ये आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम शुरू करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 से आगे के क्वेश्चन को शुरू। तो प्रश्न नंबर पहला है आपका क्वेश्चन कि धान में गंधी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है। तो जो गंधी वग होती है उसका प्रकोप जो होता है किस समय सबसे अधिक होता है। तो आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इसमें एक ऑप्शन है आपका पहला, अंकुरण के समय, फूल आने के समय, पौधों की वृद्धि अवस्था में, या दूधी अवस्था में। तो जो इनका गंधी जो बग प्रकोप जो होता है इस कीट का, तो वो होता है दूध की अवस्था में। जब धान जो है दूध की अवस्था में आता है तो ये जो कीट होता है, गंधी व कीट, ये जो आपके फलियां होती हैं, मतलब दाने से जो है रस को चूस लेता है, जिससे जो है इसमें जो है गंधी जो कीट होता है उसका प्रकोप अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। बात करें अब प्रश्न नंबर दूसरे की। तो दूसरा, बेबीलोल के अनुसार तो धान का उद्भव जो माना जाता है वो कहाँ माना जाता है। तो आप कमेंट में बताएं तो क्या हो जाता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाता है भारत और बर्मा जो है, जो बेली लोब हैं उनके अनुसार जो है धान का उद्भव स्थान मतलब उत्पत्ति स्थान भारत और बर्मा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकुल मक्का की जाति नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, पूछा गया है कि कौन सी जो है मक्का की संकुल किस्म नहीं है इनमें से। तो आपको बताना है, पहला है श्वेत, कंचन, गंगाथरी और अंबर। तो कौन सी नहीं हो जाती, तो वो है आपकी गंगाथरी जो होती है, ये आपकी मक्का की जो है संकुल प्रजाति नहीं है। लेकिन श्वेत हो जाती है, कंचन हो जाती है, अंबर हो जाती है, ये जो है आपकी संकुल प्रजाति हो जाती हैं। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु से जो कि सिमेजीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए। मतलब जब मक्का में जो खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है तो उस समय जो है सिमेजीन का प्रयोग करना है हमें, तो उसे किस समय हम करेंगे। तो मतलब खड़ी फसल में करेंगे, या अंकुरण से पूर्व करेंगे, या अंकुरण के बाद, या किसी भी समय कर सकते हैं। तो आपको आंसर बताना है कमेंट में
क्या है, तो आपका हो जाता है अंकुरण से पूर्व जो है, मतलब अंकुरण के बीज जमने से पहले ही पहले हम जो है जो सिमेजीन है उसका स्प्रे कर देंगे, जिससे कि खरपतवारों का नियंत्रण हो सके। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करें हम, तो ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर 5 है कि वर्षा प्रजाति है, जो वर्षा प्रजाति है वो किसकी प्रजाति हो जाती है? वर्षा। तो वर्षा प्रजाति जो होती है आपकी धान की है, ज्वार की है, बाजरा की है या मक्का की है? तो वर्षा प्रजाति हो जाती है आपकी ज्वार की। तो ज्वार की वर्षा प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही आंसर हो जाता है। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। तो आपका 6 क्वेश्चन है, बाजरे का जन्म स्थान क्या है? तो भारत है, अमेरिका है, अफ्रीका या ब्राज़ील? तो भारत का जन्म स्थान आपको बताना है, क्या हो जाता है? तो आपका अफ्रीका जो होता है बाजरे का जो है जन्म स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका, यहाँ से बताना है कि अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि आपका कोई लेवल पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर रख दे। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को भी अच्छी तरीके से देखें। तो 7वां क्वेश्चन है आपका कि अर्गट रोग किस फसल में लगता है? तो मक्का में लगता है, धान में, बाजरा में, आलू में? तो आंसर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर हो जाता है आपका बाजरे में जो है अर्गट रोग लगता है, जिससे कि बालियों में जो है काले रंग के, जो आपने देखा होगा फोड़ने पर उनमें काले रंग जैसा पाउडर निकलता है, तो वो अर्गट रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब बात करें 8वें क्वेश्चन की। 8वां है कि बुवाई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए, मतलब जो आलू की बुवाई की जाती है तो उस समय जो आलू का आकार होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर? तो कितना व्यास होना चाहिए आलू का? तो आपका आलू का जो व्यास होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जब आलू को जो है समूचे बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वें क्वेश्चन का बात करते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है? तो 10%, 14%, 18% या 24%? तो आलू में बताना ही है आपको कार्बोहाइड्रेट। आंसर जल्दी बताओ क्या होता है इसका? तो ये हो जाता है इसका आंसर आपका 18% जो है आपका का आलू में जो है कार्बन की जो स्टार्च बोला जाता है उसकी मात्रा होती है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन है कि आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान है, मतलब आलू बोने के बाद जब आलू में कंद बनने की जो अवस्था होती है उस समय जो है तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? तो 12 से 15 सेंटीग्रेड या 18 से 20 सेंटीग्रेड या 22 से 24 सेंटीग्रेड या 24 से 26 सेंटीग्रेड? तो इसके लिए जो चाहिए आलू के जो कंद बनने के लिए वो चाहिए 18 से 20 सेंटीग्रेड जो तापमान आपका चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाता है। बात करें अब प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन है कि सोलेनाइजेशन जो है, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित होता है? तो आपकी मूली, आलू और शकरकंद और प्याज, तो किससे हो जाता है? सोलेनाइजेशन जो होता है किससे संबंधित होता है, कौन सी फसल से? कमेंट में बताओ जल्दी। तो ये हो जाता है आपका आलू से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है इसका। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की जो सापेक्ष प्रतिशत मात्रा है वो क्या कहलाती है? मतलब जो आपकी मृदा में उपस्थित होती है, मतलब बालू होती है और सिल्ट होती है और चिकनी होती है, तो इनकी जो सापेक्ष मात्रा प्रतिशत है वो क्या कहलाती है? तो मृदा संरचना कहलाएगी, मृदा का गठन या मृदा घनत्व या मृदा कोलाइड? तो ये कहलाती है आपकी मृदा का गठन, क्योंकि बालू है, सिल्ट है, चिकनी है, तीनों को मिलाकर जो है क्या बनता है? मृदा का गठन बनता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन बी आंसर प्रश्न नंबर 12 का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा
एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सिल्ट मतलब मृदाओं के कणों का आकार जो होता है वहाँ से पूछा जाता है, या व्यास। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन पूछा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान है उसके अनुसार बताना जो सिल्ट कणों का जो व्यास है वो कितना होता है। तो 2.00 से 0.20 मिमी होता है, या 0.200 से लेकर 0.02 होता है, या 0.02 और 0.002 मिमी होता है, या आपको बताना है कि 0.002 मिमी से कम होता है। तो इसका 13वें का जो क्वेश्चन है आप बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या होता है। तो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही होता है। तो 0.02 से लेकर 0.002 मिमी जो होता है आपका क्ले मिट्टी का मतलब सिल्ट कणों का व्यास होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 है कि कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा कैसी होनी चाहिए। तो इसमें दोमट, लाल, चिकनी या काली। तो आपको कमेंट में बताना है क्या आंसर है। तो आपको सबको पता होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका सी नंबर। काली मिट्टी जो है आपकी कपास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है, और वो भी जो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है। तो आपका गुजरात में गुजरात में जो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो है आपकी कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन आपका कि दो फसलों के बीच में जो कम समय में ली जाने वाली फसल क्या कहलाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी दो फसल हैं, अगर उनके बीच में हम कम समय वाली फसल ले लेते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा। तो सहायक फसल, सहचर फसल, नकदी फसल, अंतर्वर्ती फसल। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, एक तो देखो सहायक फसल हो नहीं सकती क्योंकि एक सहारे से दूसरी फसल को जो लाभ होता है उसे सहायक फसल बोलते हैं। सहचर मतलब एक दूसरे के जो प्रतिस्पर्धा करती हैं, और नकदी फसल वो होती हैं जैसे गन्ना, कपास, मूंगफली, ये आपकी नकदी फसलें होती हैं। लेकिन आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वर्ती या केच फसल जो है इन्हें बोला जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है आपका। 16 की बात करें हम तो 16 हो जाता है कि टेट्रिकम एस्टिबम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टेट्रिकम एस्टिबम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 21 है, 42 है, 46 है या 40 है। तो आपकी जो होती है इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। 42 जो है आपकी टेट्रिकम एस्टिबम में जो है आपकी गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 17 की। 17 की गेहूं में करनाल बंट का कारण क्या है। तो गेहूं में जो करनाल बंट लगता है वो किसके कारण लगता है, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या सूत्रकृमि। तो बताना है इसमें। तो 17 का जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। फफूंदी के कारण जो है गेहूं में करनाल बंट लगता है। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन की। 18 की किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो किस फसल के लिए जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मतलब सबसे कम जो है नाइट्रोजन की अवस्था होती है। मक्का के लिए, गन्ना, तंबाकू या मूंगफली। तो किसके लिए होती है, आपकी मूंगफली के लिए नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बात करें चने का वैज्ञानिक नाम तो केजांस कजांस पहला ऑप्शन, दूसरा पाइसम सटाइवम, तीसरा हो जाता है सिसर एरेटिनम, चौथा हो जाता है ग्लाइसिन मेघ। तो आपका ग्लाइसिन मेघ तो हो जाता है सूरजमुखी का, किसका, सूरजमुखी का। और केजांस का जो केजान है वो हो जाता है आपका अरहर का। और अब बात करें आगे पाइसम सटाइम जो है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है मटर का चने का जो है प्रश्न नंबर 19। तो ये जो है आपका चने का हो जाता चने का नहीं मटर का हो जाता है आपका पाइसम सेटाइवम। और जो आपका सिसर एनिटिनम होता है ये होता है आपका चने का। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा 19 क्वेश्चन का। बात करें प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन की। 20 है कि पोगिंग आधुनिकरण किस फसल से संबंधित है। तो पोगिंग जो की जाती है पेगिंग जो की जाती है, पेगिंग वो किस फसल में की जाती है, मतलब आधुनिकरण भी बोला जाता है उसे। तो किस फसल में की जाती है, ये आपकी मूंगफली में, मक्का में, गन्ना में या गांठ गोभी में। तो आपकी जो
अंधी गुड़ाई जो है गन्ने में की जाती है, और जो पैकिंग है वो आपकी मूंगफली में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 21 की। 21 है कि लोहित प्रजाति किसकी है? तो सूरजमुखी की, सोयाबीन की, कपास की, चना की। तो जो लोहित हो जाती है आपकी, कमेंट में बताओ आंसर इसका क्या है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, कपास जो है लोहिता की प्रजाति हो जाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। क्वेश्चन 22 है कि पके हुए गन्ने में विकसित प्रतिशत होती है। जो पका हुआ गन्ना होता है, मतलब जो गन्ना पक जाता है उसमें जो है, मतलब विक्स बोल सकते हैं ये शक्करा, तो उसमें जो है कितने प्रतिशत होती है? तो उसमें जो होती है आपकी 10%, 14%, 17 या 21। तो इसमें होती है आपकी 17% जो है इसमें गन्ने में विक्स प्रतिशत होती है जब गन्ना पक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन है कि गन्ने की अर्धसाली फसल की बुवाई जो की जाती है वो किस समय की जाती है? तो अक्टूबर में, फरवरी में, अप्रैल में या जुलाई में? तो अर्धसाली गन्ने की किस में की जाती है? तो जुलाई के माह में जो है आपकी फसल की बुवाई की जाती है अर्धसाली गन्ने की। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन की। अब तो 24 क्वेश्चन है आपका कि प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। जो प्राइमिंग है, प्राइमिंग वो किस फसल से संबंधित है? तो आपका चना से हो जाता है, कपास से, तंबाकू से या मटर से? तो आपकी प्राइमिंग हो जाती है तंबाकू से संबंधित। तंबाकू में जो है प्राइमिंग की क्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। बात करें 25 क्वेश्चन की। 25 है कि बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। मतलब जो आपकी बरसीम है उसकी फसल में जो है राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो कौन सा पाया जाता है? तो राइजोबियम फेजियोली या राइजोबियम लेगुमिनोसम और या राइजोबियम जेंथोनिकम या राइजोबियम ट्राइफोली जो आई है वो पाया जाता है। तो यहाँ आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो राइजोबियम जो है ट्राइफोलिया आई जो पाया जाता है वो आपकी बरसीम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बात करें 26 क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी हो जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी हो जाती है? तो आपकी लाल मृदा है, लेटेराइट मृदा है, जलोढ़ मृदा है या ऊसर व अम्लीय मृदा है? तो इसकी जो प्रश्न नंबर 26 का आंसर होता है वो आपकी जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन है कि मृदा संरचना जो है वो किसके कारण, मतलब कणाकार वितरण है, मिट्टी के कणों का समुच्चयन है या मृदा कणों के विन्यास है या मृदा सुगठितता है? तो प्रश्न नंबर जो 27 का आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो क्या हो जाता है मृदा संचार? तो ये हो जाता है मृदा कणों के विन्यास को जो है मृदा संचार कहा जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 28 की। 28 है कि सबसे अधिक जो सहसंजन का गुण किस मृदा में पाया जाता है? जो सबसे ज़्यादा जो सहसंजन का गुण पाया जाता है वो कौन सी मृदा में पाया जाता है? तो बलुई मृदा में, दोमट मृदा में, चिकनी मृदा में या रेतीली मृदा में? तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो आपकी चिकनी मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा संसंजन जो गुण है, जो संसंजन गुण है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 29 क्वेश्चन की। 29 की पोटास का प्रयोग बढ़ता है। तो पोटास का जो प्रयोग है वो किसके कारण बढ़ता है? तो पौधे में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर से, पाला प्रतिरोधी क्षमता से, जड़ों में अधिक वृद्धि से। तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ता है? तो पौधों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसके कारण पोटास का प्रयोग सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। बात करें 30 क्वेश्चन की। तो 30 क्वेश्चन है आपका कि अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है। तो नाइट्रोजन किसके द्वारा ली जाती है? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रोजन गैस के रूप में? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट में ऑप्शन बताना है, इसका आंसर बताना है क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाता है तो
आपका जो नाइट्रोजन है वो पौधों को जो अधिकांश जो तत्व लेता है वो नाइट्रेट के रूप में तो नहीं लेता है और नाइट्रोजन गैस के रूप में भी नहीं लेता है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नाइट्रेट के रूप में जो है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। बात करते हैं 31 क्वेश्चन, एग्रो कल्चर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो एग्रो जो कल्चर है उसका प्रयोग किस फसल में करते हैं? गन्ना में, मक्का में, ज्वार में या उपरोक्त सभी में? तो 31 का आंसर जो है आपको बताना है कमेंट में। तो क्या हो जाता है? तो गन्ने में भी प्रयोग किया जाता है, मक्का में भी और ज्वार में भी, उपरोक्त सभी। आंसर इसका डी आंसर हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 क्वेश्चन 32 है कि मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, लोबिया फसल चक्र हैं, तो ये कितने वर्ष के फसल चक्र हैं? तो आपसे फसल चक्र से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 32 क्वेश्चन का बताना है आपको। तो 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो आपका हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष का जो है आपका ये फसल चक्र होगा। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी और लोबिया। 1 साल का तो आपका गन्ना और पेड़ी, 2 साल के तो यही हो जाएंगे, प्लस 1 साल का मक्का, आलू और लोबिया ये हो जाएंगे। तो आपका मिला के 3 वर्ष का जो है ये हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 33 क्वेश्चन की। तो 33 क्वेश्चन है आपका कि जो बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? तो बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए जो विस्थापन दूरी रखते हैं, मतलब जब हम गेहूं का बीज तैयार करते हैं उसके लिए तो हमें गेहूं से जो है मतलब जिस फील्ड से हम तैयार करेंगे उससे दूरी कितनी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि ये फील्ड है हमारा और हमें बीज तैयार करना है, तो यहाँ से लेकर और हमें यहाँ पर बीज तैयार करना है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए इसके बीच में, ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसके लिए होनी चाहिए आपकी प्रश्न नंबर 34 जो है आपका हो जाता है 34 में 9 मीटर जो है मिनिमम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 क्वेश्चन की। 34 है कि ट्राइकोग्रामा चिलोन्सी का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ट्राइकोडर्मा चिलोनिस जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है? तो सैनिक कीट के लिए, या धान का तना छेदक के लिए, या ग्रास हापर के लिए, या धान की गंधी वक के लिए? तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर 34 जो है आपका गंधी जो आपकी बग है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और जो हमने अभी आपको 33 क्वेश्चन बताया था वो 9 मीटर, लेकिन इसका 9 नहीं 3 मीटर है। तो 3 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए बीज वर्धन के लिए। मतलब जो हमने आपको ये डायग्राम बना के जो बताया था वो गलत था, वो दूरी होती है, उस दूरी के लिए मिनिमम 100 से 150 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीज वर्धन पूछा गया है विस्थापन दूरी, तो वो आपकी 3 मीटर हो जाएगी। वो आगे बात करें 34 क्वेश्चन का आपका डी हो जाता है गंधी वक। बात करते हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है कि सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो सोयाबीन की जो बीज दर है आपको बतानी है वो कितनी होती है प्रति हेक्टेयर, 50 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 85 किलोग्राम? तो सोयाबीन की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है आपकी 75 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की बात करें, 36 आपका रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल प्रजाति, मतलब जो रबी के मौसम में मक्का बोई जाती है उसके लिए जो संकुल प्रजाति है वो कौन सी आपकी? कंचन, गंगा 5, मंजरी या आपकी प्रोटीना? तो कौन सी हो जाती है? आप कमेंट में ऑप्शन इसका आंसर बताएं। तो आपकी हो जाती है मंजरी जो होती है ये आपकी रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल प्रजाति ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। 37 क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रा, चित्रा, कौशल प्रजाति किसकी हैं? तो कपास की है, मूंगफली की है, सोयाबीन की है, अरहर की है। तो चंद्रा जो चित्रा कौशल प्रजाति है वो किसकी हो जाती है आपकी? तो कमेंट में बताइए जल्दी। तो वो होती है आपकी
मूंगफली की। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी के लिए लाभदायक तेल कौन सा होता है? तो आपको सबको पता होगा इसका आंसर। तो सरसों का है तेल, या सूरजमुखी का है, सोयाबीन का है, या तिल का है? तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है जल्दी, कौन सा हो जाता है इसका आंसर। तो 38 का आंसर कौन सा है, तो बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर 38 है, 38 का जो हो जाता है सूरजमुखी का जो तेल होता है वो रक्तचाप और हृदय रोगी के लिए जो है बहुत लाभदायक होता है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन। 39 है कि अच्छे गुण वाली कपास में जो क्राउंटम की संख्या होती है वो कितनी होती है? जो अच्छे गुण वाले कपास होते हैं उसमें बतानी है। तो 25 से जो है कम होती है, या 25 से 35 का होती है, या 40 से 45 होती है, या 50 से अधिक संख्या होती है क्वांटम की। तो कितनी होती है क्वांटम की? तो ये होती है आपकी 40 से 45 जो क्वांटम की संख्या होती है कपास की अच्छे गुण वाली। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बात करें 40 की, 40 से कपास का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कपास का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो जाता है? तो कपास का गुलाबी कीट, पत्ती लपेटने वाली सुडी, या चितकबरी सुडी, या हरा तेला? तो कौन सा हो जाता है आपका? तो इसमें जो है कपास का गुलाबी कीट जो होता है सबसे हानिकारक हो जाता है, जो कि कपास में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो 41 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश में बताना है आपको जो तंबाकू है उसके अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो कौन सा हो जाता है? सिगरेट के रूप में है, हुक्का के, बीड़ी के, या खाना वाला? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो जाता है वो आपका आंसर बताना है आपको कमेंट में। तो इसका हो जाता है डी ऑप्शन। तो खाने वाला जो होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 42 क्वेश्चन। मृदा का सबसे ऊपरी संतत कौन सा होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। तो मृदा की ऊपरी संतत असंतत होती है, ब संतत, स संतत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबसे पहली कौन सी होती है? तो ए ही होती है। मतलब ए स्टेज जो होती है वो जो होती है मृदा की जो संतत है पहली होती है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर क्या बताना है? असत्य पूछा गया है कि असत्य कौन सा हो जाता है। तो यह जो है इसमें विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, तो पहला सही हो जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है, तो भारत के अंतर्गत जो है पहले स्थान पर, अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो दूसरे स्थान पर, और गेहूं भी प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो बिल्कुल सही है। तो प्रथम स्थान हरियाणा का हो जाता है उत्पादन में। अब आगे बात करें तो उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं, तो यही आपका जो है प्रश्न नंबर 43 का क्वेश्चन जो है डी आंसर सही हो जाता। तो ये असत्य हो जाता है। तो असत्य हो जाता मतलब सभी जो हैं कथन सत्य हैं, तो ये आपका असत्य हो जाता है। अब आगे बात करें हम 44 क्वेश्चन की। 44 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल 3 ऋतुओं में उगाई जा सकती है? तो तीनों ऋतुओं में जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी फसल है आपको बताना है। मटर व सोयाबीन, आलू व अरहर, मक्का व सूरजमुखी, या मक्का व अलसी? तो कौन सी फसल है कमेंट में बताएं जल्दी आंसर। तो इसकी जो फसल हो जाती है मक्का और सूरजमुखी जो है तीनों मौसम में ये फसल उगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाता है। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 है कि ज्वार, बाजरा व धान के में जो है किस प्रकार का फल पाया जाता है? तो ज्वार, बाजरा और धान में जो है किस प्रकार का फल पाया जाता है? तो सिलिकुआ, या कैरिओप्सिस, या लोमेनटम? तो कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या है। तो बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर
46 क्वेश्चन 46 है कि गेहूं के अंकुरण के लिए इष्टतम जो तापमान है वो क्या होता है। तो गेहूं के अंकुरण के लिए जो इष्टतम तापमान है वो क्या होता है, 16 से 18 सेंटीग्रेड, 20 से 22 सेंटीग्रेड, 25 से 28 सेंटीग्रेड या 30 से 32 सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में ही बताना है 45 और 46 क्वेश्चन का कि इनका आंसर क्या होगा। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 47 की। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ प्रतीपकालीन मतलब लॉन्ग डे वाला पौधा कौन सा है। सोयाबीन है, मूंगफली है, मूंग है, जो है। तो आपका 47 का आंसर हो जाता है डी आंसर, जो होता है वो आपका लॉन्ग डे प्लांट हो जाता है। बात करें 48 क्वेश्चन 48 की 50 किलोग्राम अरहर के बीज को बवस्टीन में उपचारित करने के लिए कितनी दवा का प्रयोग या आवश्यक होगी। 50 किलोग्राम अरहर है, अगर उसके लिए हम बवस्टीन से उपचारित करते हैं तो उसके लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो 250 ग्राम, 125 ग्राम या 200 ग्राम या 75 ग्राम। तो कितनी होगी इसके लिए, तो 125 ग्राम जो दवा की आवश्यकता होगी 50 किलोग्राम अरहर के जो है बीज उपचारित करने के लिए, अगर हम बवस्टीन जो होती है उस दवा का प्रयोग करते हैं उपचार के लिए। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत फसल है। तो अरहर है, चना, मक्का, गेहूँ। तो इनमें से बताना परंपरागत फसल कौन सी हो जाती है आपकी। तो ये आपकी परंपरागत जो है मक्का जो है आपकी परंपरागत हो जाती है। तो इसमें जो है टेसू जो होते हैं वो ऊपर जो होते हैं वो टेसू होते हैं और जो मूछ होती है इन पर उसे सिल्ट बोला जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ से मक्का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। 50 है कि किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होती है। तो अगर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होती है तो वो किस पीएच पर होगी। तो 5 से 6 पीएच पर, 6 से 7 पीएच पर, 7 से 8 पीएच पर या 8 से 8.5 पीएच पर। तो 50 का आंसर जो होता है वो आपका हो जाता है 6 से 7 पीएच पर जो है फास्फोरस की जो अधिकतमता उपलब्धता होगी वो 6 से 7 पीएच पर हो जाएगी फास्फोरस की। तो यहाँ पर जो है आपके ये 50 क्वेश्चन होते हैं। और ये 51वां क्वेश्चन है, पौधों का जो प्रजनन अंग है वो कौन सा होता है, जड़, तना, पत्ती या पुष्प। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है 51वें क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमने वीडियो में पहले बताया था आपको कि 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से हम जो इसकी और अगली वीडियो में हैं उन्हें हम इसी चैनल पर करा देंगे। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें और ध्यान रहे कि जो आपका 4 बजे आपकी जो क्लास है वो यूपी जीके की है, उसे देखना न भूलें। तो फिर हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।